Hello student, sorry for the disturbance. We have completed up to here. That is, first we have to take a metallic tumbler and then a tablespoon and strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. यानी कि जो ऊपर की सतह होती है, एज होती है टम्बलर की, उस पर आपको क्या करना है, बाहर की साइड से टेबल स्पून से स्ट्राइक करना है. ठीक है. अभी यहाँ पे जो फिगर शो किया गया है वो थर्मोकोल बॉल को जो है वो टम्बलर से स्ट्राइक करके आपको दिखाया गया है. ठीक है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल स्पून का यूज़ करना है. हियर द साउंड प्रोड्यूस. ठीक है. जब आप ये जो टम्बलर की ब्रीम है, एज है, आउटर साइड, इस पर जब आप टेबल स्पून को क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो आपको किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है वो सुनना है. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन. ठीक है. अब आपको क्या करना है, टम्बलर पे बैंग करना है. ठीक है. मतलब बजाना है अच्छे से टम्बलर पे स्पून को और फिर साउंड सुनना है. ठीक है. इज़ द साउंड लाउडर. देखो पहले आपने जेंटली क्या किया था, स्ट्राइक किया था, बहुत आराम से धीरे से आपने क्या किया था, स्ट्राइक किया था टम्बलर पे टेबल स्पून के थ्रू. अभी आपको क्या करना है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है बार बार बैंग करना है. मतलब जब आप बजाते हो किसी चीज़ को, कोई मेटेलिक चीज़ को आप क्या करते हो, उसके ऊपर कोई दूसरी मेटेलिक चीज़ से जब उसके ऊपर बैंग करते हो, मतलब बजाते हो, तो उससे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है वो आपको दिखना है. तो आप देखोगे कि जब आप बैंग करते हो तो साउंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा लाउडनेस के साथ जो है वो इंक्रीज़ होगा. इज़ द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड. जब टम्बलर को हार्डली स्ट्रक करेंगे, बैंग करेंगे स्पून के थ्रू, तो ऑब्वियसली उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उसकी लाउडनेस इंक्रीज़ होगी कंपेयर टू अर्लियर वन. ओके. नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्मोकोल बोल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर. ठीक है. जैसा कि फिगर 13.17 में बनाया गया है. अभी आपको थर्मोकोल बोल का जो रिम होता है उसको क्या करना है, टच करना है. रिम मतलब जो बाहर की सतह होती है. जैसे कि मान लो कि कोई भी सर्कुलर बॉल है या स्फेरिकल शेप में कोई चीज़ है, तो उसके बाहरी साइड का मतलब पेरीमीटर साइड जो होती है, दैट इज़ द रिम. सो रिम ऑफ द टम्बलर की जो रिम होती है, ठीक है, ये जो सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, ये वाला दिस सर्कुलर माउथ की जो रिम होती है, आउटर एज जो मैंने अभी बताया था, उस पर आपको क्या करना है, थर्मोकोल बॉल को टच करना है. ठीक है. देन हियर द साउंड, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट. आपको क्या करना है, वाइब्रेट करना है टम्बलर को स्ट्राइक करते हुए उससे. सी हाउ फार द बॉल इज़ डिस्प्लेस. बॉल कितना जो है वो डिस्प्लेस होती है. ठीक है. अभी आपको पता है थर्मोकोल बॉल क्या होता है, लाइटर वेट का होता है, और मेटालिक टम्बलर क्या होता है, हार्ड होता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है. तो इसीलिए जो है वो बॉल में वाइब्रेशन होगा. अभी टम्बलर में वाइब्रेशन नहीं होगा, बॉल में वाइब्रेशन होगा, और बॉल जो है वो डिस्प्लेस होगी. कितना डिस्प्लेस होती है वो आपको चेक करना है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज़ अ मेज़र ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. तो देखो यहाँ से आपको टम्बलर की वाइब्रेशन, देखो जब आपने पहले स्पून स्टार्टिंग में स्ट्राइक कराया था टम्बलर पे, तो उस पे से जो वाइब्रेशन आता है, दैट वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इज़ फाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट वी हैव परफॉर्म्ड विद द थर्मोकोल बॉल. ठीक है. थर्मोकोल बॉल जो है वो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा टम्बलर का. ओके. सो यहाँ से हमने वाइब्रेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर हमने फाइंड किया. नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड अ लिटिल हार्डर. ठीक है. अभी आपको क्या करना है, टम्बलर पे जो है वो स्ट्राइक करना है, क्या, जेंटली, मतलब आराम से, एंड देन अ लिटिल हार्डर. फिर बाद में और ज़ोर से स्ट्राइक करना है. पहले स्टार्टिंग में धीरे से, देन ज़ोर से. कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. ठीक है. फिर आपको वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को कंपेयर करना है. मतलब जब आपने जेंटली स्ट्राइक किया तब कितना एम्पलीट्यूड था कंपेयर टू हार्डर. ठीक है. मतलब जो जेंटली आपने स्ट्राइक किया उससे थोड़ा सा हार्डर, मतलब बहुत ज़ोर से आपको स्ट्राइक करना है थर्मोकोल बॉल को. एंड देन यू हैव टू कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन दिस टू केसेस, इन विच केस द एम्पलीट्यूड लार्ज.
कौन से केस में जो है वो एम्पलीट्यूड लार्ज हुआ था? ऑब्वियसली जब हम थोड़ा हार्डली क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तब उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, लार्ज होता है. So loudness of the sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. Please underline this. जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किसके प्रपोर्शन में होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में. देखो एम्पलीट्यूड के प्रपोर्शन में तो होती ही है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगी, बट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है यहाँ पे. मतलब एम्पलीट्यूड का जो मान लो कि एम्पलीट्यूड 2 एम्पियर है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 एम्पियर. 4 एम्पियर जितना एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4. ठीक है. अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लो एम्पलीट्यूड क्या है, ट्वाइस कर रहे हैं हम. ठीक है. मतलब 2 टाइम्स है लाउडनेस का, तो लाउडनेस कितना इंक्रीज़ करेगी? 4 के फैक्टर से इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल. लाउडनेस जो होता है उसको हम डेसिबल की यूनिट से बताते हैं. ठीक है. सो प्लीज़ अंडरलाइन करो, लाउडनेस को का यूनिट क्या होता है? डेसिबल, dB. द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ठीक है. तो वेरियस सोर्सेज जो हैं, जिसकी नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना साउंड होता है? 10 डेसिबल जितना. सॉफ्ट विस्पर में कितना साउंड होता है? एट 5 मीटर. ठीक है. हम है ना सॉफ्ट विस्पर कर रहे हैं, मतलब विस्पर मतलब फुसफुसाना. ठीक है. हम नहीं मतलब किसी की चुगली करते हैं तो धीरे से फुसफुसा के बोलते हैं, तो 5 मीटर की रेंज में होता है. मतलब आपके कोई बहुत करीब होता है, फिर आप उसके साथ किसी तीसरे की चुगली करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्परिंग करना. तो वो 30 डेसिबल में होता है. नाउ नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे कि मैं अभी आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं आपको नॉर्मली समझा रही हूँ. ठीक है. एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो इसमें जो साउंड होता है, लाउडनेस होता है, वो कितने का होता है? 60 डेसिबल जितना होता है. अब बिजी ट्रैफिक, जब ट्रैफिक होता है तो उसमें जो साउंड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ 70 डेसिबल के आसपास. नाउ एवरेज फैक्ट्री. ठीक है. जो फैक्ट्री से जो एवरेज लाउडनेस आता है वो कितना होता है? 80 डेसिबल जितना. अबव 80 डेसिबल द नॉइज़ बिकम्स फिजिकली पेनफुल. 80 डेसिबल से, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट्री से जो नॉइज़ आता रहता है उससे आपका सर दर्द होने लगता है, आपके कान में भी दर्द होता है. ठीक है. सो वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है. सो 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर हो गया लाउडनेस या नॉइज़ हो गया तो वो हमारे लिए फिज़िकली पेनफुल नॉइज़ होगा. नाउ द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. ये हमें पता है कि जो साउंड की लाउडनेस होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड प्रोड्यूस्ड इज़ लाउड. क्या होगा? साउंड लाउडली, जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उसकी वॉइस क्या होगी? लाउडनेस क्या होगी? काफ़ी लाउड होगी. व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज़ फीबल, यानी कि बहुत कम होगा. ठीक है. अब यहाँ पे कंपेयर करना है द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट एन एडल्ट. अभी आपको क्या करना है? एडल्ट और बेबी, जो बेबी बोलता है और एडल्ट बोलता है, तो उन दोनों के साउंड में कितना डिफरेंस होता है, उनकी लाउडनेस में कितना डिफरेंस होता है, वो आपको कंपेयर करना है. इज़ देयर एनी डिफरेंस? ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. यहाँ पे जस्ट अ मिनट. देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बच्चों का वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है. ठीक है. तो वोकल कॉर्ड शॉर्ट होने की वजह से उनकी जो लाउडनेस होती है वो क्या होगी? बहुत शार्प हो जाएगी. ठीक है. तो ज़्यादा आएगी. ठीक है. और वैसे ही एडल्ट का जो वोकल कॉर्ड होता है, फिर उसमें भी वुमेन और मैन का अलग होता है. मैन का 20 mm जितना लॉन्ग होता है और वुमेन का 50 mm जितना लॉन्ग होता है. तो जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा वॉइस क्या होगी? ब्रॉड हो जाएगी, फटेगी. ठीक है. और मतलब थोड़ी धीमी आएगी, उतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं आएगी. ठीक है. मतलब शार्पनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है अगर वोकल कॉर्ड का जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है. ठीक है. सो बेबी
का जो वोकल कॉर्ड होता है वो वुमेन के वोकल कॉर्ड से भी छोटा होता है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। सो दैट इज़ वाई उनका जो वोकल कॉर्ड होता है उसमें से जो वॉइस आएगी वो बहुत ही शार्प होगी, ठीक है। लाउड तो उतनी होगी नहीं, बट शार्पनेस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि उनकी वॉइस बहुत लाउड होती है, ठीक है। जस्ट मिनट। सो यहाँ पे सो आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। तो अभी बूझो क्या है, थोड़ा बच्चा है ना, टीचर के कंपैरिजन में तो वो बच्चा ही है ना, टीचर की एज ज़्यादा है, ठीक है। सो इसकी जो बूझो है वो अभी 8th स्टैंडर्ड में है, आपके जैसा छोटा बच्चा है। तो इसकी जो वॉइस है वो टीचर के कंपैरिजन में अलग है, ठीक है, उसकी लाउडनेस अलग है। द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच। पिच मतलब फ्रिक्वेंसी जो क्या करती है, डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, यानी कि साउंड का पिच उसकी रेंज बताता है, ठीक है, साउंड कितनी रेंज तक सुनाई देता है। इफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से दैट साउंड इज़ श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच, ठीक है। जब फ्रिक्वेंसी क्या होगा, वाइब्रेशन का हाई होगा, तो साउंड की रेंज जो होगी वो काफ़ी श्रिल होगी और हायर पिच होगी, मतलब ज़्यादा दूर तक साउंड सुनाई देगा, ठीक है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर लोअर होगी तो साउंड का पिच क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे पिच भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, और फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज़ होगा, लोअर होगा, तो पिच का वैल्यू भी क्या आएगा बेटा, लोअर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रिक्वेंसी। मान लो कि मैं धीरे धीरे ड्रम को क्या कर रही हूँ, जस्ट मिनट, वाइब्रेट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे ड्रम को वाइब्रेट कर रही हूँ, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कम है इसीलिए पिच कैसा होगा, लो पिच्ड साउंड होगा। अगर मान लो मैं वही ड्रम जोर जोर से बजाती हूँ, ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो उसकी पिच भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी, विसल में हाई फ्रिक्वेंसी होता है एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच, ठीक है। सो विसल को मैं धीरे से भी अगर मैं बजाती हूँ तो उसमें से हायर पिच का क्या आता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड साउंड। आपने देखा होगा कि जब लायन रोर करता है तो उसकी पिच जो होती है वो लो पिच होती है, और जो बर्ड जब साउंड मेक करता है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब शार्पनेस, वॉइस में जो शार्पनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसकी पिच हाई हो जाएगी, और वॉइस में शार्पनेस कम होता है, ठीक है, ब्रॉड वॉइस होता है, ठीक है, फैला हुआ, तो उसकी पिच जो होती है वो कम हो जाती है अपने आप, ठीक है। सो हाउएवर द रोर ऑफ लाइन इज़ वेरी लाउड। हमें पता है कि लाइन का जो रोरिंग साउंड होता है वो बहुत ही लाउड होता है, वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फिबल, ठीक है, मतलब सुनने में तो कम सुनाई देता है, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो शार्प होने की वजह से उसकी पिच जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जबकि रॉरिंग ऑफ द लायन में क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, बिकॉज वो ब्रॉड, उसकी वॉइस जो होती है वो लाउड तो होती है बट ब्रॉड होती है, काफ़ी फैली हुई होती है उसकी, इसलिए पिच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो एवरी डे यू हेयर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो जब आप चिल्ड्रन और एडल्ट का वॉइस सुनते हो, सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, उनके वोकल कॉर्ड का लेंथ, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था। तो आपने देखा होगा कि चाइल्ड का फ्रिक्वेंसी जो होता है वो हायर होता है दैन द एडल्ट। सो यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी दैन दैट ऑफ अ मैन। तो आपने देखा होगा कि 2 औरतें भी ज़्यादा बात करेगी तो वो 5-6 आदमियों की कंपैरिजन में ज़्यादा ज़ोर से बोलती है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, क्योंकि उनका वॉइस क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। सो आर्टिकल 13.6 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।